ममता बनर्जी ने जिस तरह से गृह मंत्री के लिए कहा और कहा क्या उन्होंने एक तरह से उपकार किया। उन्होंने कहा हम चाहते तो गृह मंत्री होटल से नहीं निकल सकते थे। सिर्फ राजनीतिक दुकान खोलकर और पॉलिटिकल अखाड़ा के तौर पे बंगाल को यूज करना बंद करें। तो गया बेटे। हम अपील कर रहे हैं आपसे, बंगाल को बचाइए सर, जनता त्रस्त हो चुकी है। बंगाल को बचाइए, ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कीजिए। प्रोग्राम का नाम दो टूक है। यहाँ जनता को आए बाएं साए करके बरगलाना नहीं चलता। संविधान की कौन सी धारा के तहत हस्तक्षेप कर सकती है मुझे ये बताइए महाराज। मेरी डिबेट में अरगलाना बरगलाना नहीं चलता। केवल दो चेहरे लेके मत बैठिए कि इधर घूमे तो कह दे ममता बनर्जी को बर्खास्त कर दो और इधर घूमे तो कह दे कि बीजेपी गलत कर रही है। नकाब उतार कर आइए, नहीं तो मैं नकाब उतार कर देश के सामने आपका नकाब रख दूंगा। भैया बंगाल की सरकार निकम्मी है, ममता बनर्जी निकम्मी सरकार है, उसको बर्खास्त कीजिए और अपना एक नकाब। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार, जय जय श्री राम। स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदू डिबेट के एक और नई डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं न्यूज़ चैनल के एंकर अशोक श्रीवास्तव और दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं राजनीतिक विश्लेषक नीरज राय। जी हाँ दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में जब अशोक श्रीवास्तव ने नीरज राय से काफ़ी तीखे तीखे मुद्दों पर सवाल किया तब वह उन बातों को फेरने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता और चैनल के एंकर मिल करके उनकी काफ़ी तगड़ी क्लास लगाते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आप लोग को वीडियो समझ में आएगी। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 1.5 मिनट दूंगा शुरुआत में अपनी बात रखने के लिए, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा पहला सवाल तुहिन सिन्हा आपसे है। तुहिन सिन्हा, संघर्ष महाभीषण होगा ये तो मालूम है, लेकिन पिछले दिनों मैंने आपके जो संगठन जो आपके महासचिव हैं उनका एक बयान सुना, BL संतोष। उन्होंने कहा बंगाल की लड़ाई जो है वो चुनावी लड़ाई नहीं है, वो बल्कि वो भारत बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा बंगाल में जो लड़ाई है वो भारत बचाने की लड़ाई है। ये कैसी लड़ाई है कि बंगाल में अगर बीजेपी हार जाएगी तो भारत डूब जाएगा? क्या बीजेपी भारत तो नहीं है। ये बयान जो है क्या दिखाता है? बंगाल की लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है, इसको भारत तक घसीटने की क्या जरूरत पड़ी? नमस्ते अशोक जी, सबको नमस्ते, सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ममता बनर्जी के बयान से ही आपको ये पता लग गया होगा कि किस प्रकार की मनोवृत्ति आज बंगाल की राजनीति में टीएमसी द्वारा सक्रिय है। शेख शाहजहां की भाषा बोलने लगी है ममता बनर्जी। और ये क्यों हिम्मत, ये गुस्ताखी क्यों हो रही है? नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि एक जनसंख्यिकी युद्ध को अंजाम दे रही है टीएमसी। आज लगभग 30% आबादी जो है बंगाल में मुसलमानों की है, लेकिन ये ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। ये पूरा ग्रोथ जो है ये इलीगल माइग्रेंट्स को, अवैध घुसपैठियों को लीगलाइज करके, उन्हें फेक आधार कार्ड वितरित करके, उन्हें फेक वोटर आईडी प्रदान करके उन्हें बसाया गया है। तो जब ऐसी स्थिति बंगाल में आप देखते हैं तो ये केवल राजनीतिक युद्ध नहीं रह जाता है, ये एक सभ्यतागत युद्ध है। क्योंकि हमने देखा है 1946 की बात अगर आपको याद है, किस प्रकार से हुसैन सोहरावर्दी ने पूरे कलकत्ता में कत्लेआम किया था। जिस दिन ये आबादी लगभग 50% के लगभग होगी, वही दुर्दशा आप वर्तमान बंगाल का भी देखेंगे। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। और आज अगर ममता बनर्जी जब 3 महीने बाकी है उनके कार्यकाल का, अचानक आकर मंदिर का उद्घाटन करती है, तो आपको बता दूं कि आज उनकी स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि उनको पता है। तुहिन सिन्हा जी जी के लिए एक सभ्यतागत युद्ध है। ओके, तो तुहिन सिन्हा कह रहे हैं ये एक सभ्यतागत युद्ध है, भारत को बचाने की लड़ाई है, बीजेपी कह रही है बंगाल में। नीरज राय, अब ये तो कहना मुश्किल है कि भारत बचाने की लड़ाई है नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से गृह मंत्री के लिए कहा और कहा क्या उन्होंने एक तरह से उपकार किया। उन्होंने कहा हम चाहते तो गृह मंत्री होटल से नहीं निकल सकते थे। ये कौन सा मतलब, ये भारत का गृह मंत्री अगर भारत के किसी राज्य में अपने होटल से निकलने के लिए मुख्यमंत्री की परमिशन चाहिए तो ये भारत का हिस्सा ही है या कहीं और चला गया ये हिस्सा? अभी मजा आएगा ना। देखिए अशोक जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल जब जब चुनाव आता है एक राजनीतिक अखाड़ा के तौर पे प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के या हमारे देश के गृह मंत्री के या प्रधानमंत्री के,
तो यह शायद नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल भी भारत का एक हिस्सा है, वो एक प्रदेश है। और विगत 2014 से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है। यह कैसे मतलब होता है, इसे क्या आप कहेंगे कि जब जब चुनाव आता है तब तब बंगाल में खामियां निकल जाती हैं और चुनाव से चुनाव तक ये शांत रहते हैं। 2021 की ही मैं बात करूं, 19 और 16 पे नहीं जाऊंगा। 21 में भी तमाम आरोप लगाए गए, 24 में भी आरोप लगाए गए। उसका निस्तारण क्या हुआ? केंद्र सरकार ने कौन सी कार्रवाई किया है, नहीं किया है, या तो जब बंगाल की ही जनता को बताने का काम करे। बार बार बात उठती है घुसपैठ का, पर हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा क्या देश को बताने का काम करेंगे कि जब 2016-17 में लगभग 125 के करीब में घुसपैठी को वहां पे बांग्लादेश भेजा गया, शेख हसीना ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि अब मैं एक भी घुसपैठियों को नहीं लूंगा। तो क्या वो बंगाल की सरकार की उसमें गलती है, किसी राज्य की सरकार की गलती है? या तो गलती भाई देश की सरकार है। और देश की सरकार को अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए बंगाल पे अंकुश लगाने की जरूरत है। सिर्फ राजनीतिक दुकान खोलकर और पॉलिटिकल अखाड़ा के तौर पे बंगाल को यूज करना बंद करें। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। नहीं तो मैं तो चाहता हूं कि बंगाल ये जीते, लेकिन ये जीतना नहीं चाहेंगे। ममता बनर्जी को फिर उससे बेहतर परिणाम ले आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ओके, चलिए आपके 1.5 मिनट पूरे तुहिन रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, पर तुहिन जो वो कह रहे हैं, नीरज राय कह रहे हैं कि आप लोगों ने प्रयोगशाला बना रखा है, चुनाव से चुनाव तक जब होता है तब तब आप इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। मुद्दे तो हम हर रोज उठाते हैं। देखिए अशोक जी, जो बड़ी बात कहना चाह रहा हूं, दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या अभी बांग्लादेश में हुई थी, लेकिन उसकी एक झलक तो हमने बंगाल में मुर्शिदाबाद में अप्रैल में देखी थी। हरगोविंद दास और उनके बेटे को किस प्रकार से निर्मम तरीके से मारा गया था मुर्शिदाबाद में, और वो घटनाक्रम क्या था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वो क्यों उस समय जो है इस प्रकार की हिंसा हुई थी? क्योंकि ममता बनर्जी जो है एक संवैधानिक तौर पर एक बिल, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पार्लियामेंट के दोनों सत्रों द्वारा पारित हुआ था, उसके खिलाफ मुसलमान समुदाय को भड़का रही थी। और उस भड़कावे में आकर कुछ तत्व जो जिनका सरोकार टीएमसी के साथ था, उन्होंने हिंसा को अंजाम दिया। और उसके बाद हरगोविंद दास और उनके बेटे को इस प्रकार से निर्मम हत्या उनकी हुई। तो जो हत्या जो आज मुर्शिदाबाद में देखने को मिली है, अलग अलग क्षेत्रों में, नॉर्थ और साउथ 24 परगना के क्षेत्र में, मालदा के क्षेत्र में, ये सभी जगह जो है बहुत वल्नरेबल है। और आज अगर बीजेपी वहां पर सरकार में नहीं आती है तो ममता बनर्जी से हौसला पाकर, प्रोत्साहन पाकर, जो टीएमसी के कार्यकर्ता है और विशेषकर जो इलीगल माइग्रेशन को रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं, संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार की दुर्घटना को, इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। ओके, बोलिए नीरज जी। देखिए वहां पर हम अपील कर रहे हैं आपसे, बंगाल को बचाइए सर। नीरज राय जो ममता बनर्जी के समर्थक हैं, टीएमसी के समर्थक हैं, आज वो भी कह रहे हैं कि बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है, बंगाल को बचाइए, ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कीजिए। नीरज राय जी, मैंने गलत तो नहीं कहा ना? अब आपने क्या कहा, हमने क्या कहा? आपने जो कहा मैंने वही कहा है कि बंगाल की जनता। एक मिनट नीरज राय, एक मिनट, मेरे दर्शकों को एक मिनट, नीरज राय सुनिए, नीरज राय एक मिनट। ये मेरे प्रोग्राम का नाम 2 टूक है। यहाँ जनता को आए बाएं साए करके बरगलाना नहीं चलता। आप एक मिनट, आपने कहा नीरज राय सुनना पड़ेगा, नीरज राय सुनना पड़ेगा। या तो आप मेरे एक मिनट, या तो आप ये चाहते हैं कि बंगाल की जो है सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। सरकार, केंद्र सरकार यही कर सकती है वहां लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए। या तो आप ये चाहते हैं, या आपने संविधान नहीं पढ़ा। दोनों में से क्या चीज है मुझे बता दीजिए। संविधान की कौन सी धारा के तहत हस्तक्षेप कर सकती है, मुझे ये बताइए महाराज। मैं भाजपा की तरफ से घोषित नहीं हूं। भाजपा की बात मत कीजिए, बंद कीजिए, इनकी आवाज बंद कीजिए, मैंने आवाज बंद कीजिए। मेरी सुनिए नीरज राय, सुनिए, मेरी डिबेट में अरगलाना बरगलाना नहीं चलता। ये डबल 2 चेहरे लेके मत बैठिए कि इधर घूमे तो कह दे ममता बनर्जी को बर्खास्त कर दो, और इधर घूमे तो कह दे कि बीजेपी गलत कर रही है। मेरी डिबेट में एक ही चेहरा रखिए, अपना नकाब उतार कर आइए, नहीं तो मैं नकाब उतार कर देश के सामने आपका नकाब रख दूंगा। मुझसे 2 टूक बात कीजिए।
साले का खोपड़ी तोड़ साले। मुझे बताइए संविधान की कौन सी धारा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो नीरज राय मेरे डिबेट में कह के जाइए कि अगली बार आपकी डिबेट में आने से पहले भारत का संविधान पढ़कर आऊंगा। ये इस तरह की बातें मेरी डिबेट में नहीं चलती है नीरज राय। ये आप जहां जाते होंगे, जहां जाते हो वहां चलाइए, मेरी डिबेट में नहीं चलता ये देखिए दो चेहरे हैं टीएमसी के। ये जो नीरज राय जैसे लोग जो है ना, जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हैं मेरी डिबेट में, मैं तो कह रहा हूं भैया आप टीएमसी का पक्ष ले रहे तो लीजिए ना, आपको टीएमसी का पक्ष लेने के लिए बिठाया गया। एक तरफ आप कह रहे हैं बंगाल की जनता त्रस्त है, केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, तो मुझे बताइए ना 300, ये भी चाहते हैं कि 356 नहीं लगना चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार की अरे या तो आप कहिए कि भैया बंगाल की सरकार निकम्मी है, ममता बनर्जी निकम्मी सरकार है, उसको बर्खास्त कीजिए, या तो आप ये कहिए, या फिर ये मत कहिए कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। जिन्होंने भारत का संविधान पढ़ा होगा उनको पता होगा लैंड के मामले में अपनी डिबेट में रोज टीएमसी के जो समर्थक बैठते हैं मुझे उनको बताना पड़ता है, क्योंकि वो बिना पढ़े लिखे आते हैं, उनको पता नहीं है कि लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं आती है। अगर अमित शाह कह रहे हैं कि लैंड नहीं दी गई है तो इसका मतलब है ये नहीं है कि जाकर बीएसएफ वहां कब्जा कर ले, ये नहीं है भारत के संविधान के तहत, और ना ही 356 लगाना, 356 लगाए बिना घुस के पुलिस को ऑर्डर देने लगेगी। दो तरफा बातें मत कीजिए मेरे डिबेट में प्लीज, और अपना एक नकाब उतार कर आइए, अपना असली चेहरा लेकर आइए, नकाब अपना बगल में रख दीजिए, किसी और दिन आपके काम आएगा, दो टूक में नहीं, क्योंकि दो टूक में नकाब उतार दूंगा 1 मिनट में। तो इनसे ना बोलिए, नहीं नीरज राय ऐसे नहीं चलेगा, नीरज राय ऐसे नहीं। आप लोगों ने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका मैं काफ़ी ज़्यादा आभारी रहूँगा। एंड दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप लोग को ज़रूर से मज़ा आया होगा। एंड वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे नीरज राय की काफ़ी तगड़ी धुलाई हो गई। बीजेपी के प्रवक्ता और चैनल के एंकर ने मिल करके उनसे काफ़ी तीखे मुद्दों पे सवाल किए और भी कई सारी चीज़ें हुई डिबेट में, जिसके बाद अशोक श्रीवास्तव ने उनको काफ़ी तगड़ा लताड़ा है। तो आप लोगों ने अगर वीडियो को लास्ट तक देखा तभी आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। एंड आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं समाप्त। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।